आज की हमारी जो कक्षा, जैसा कि हमने बताया था कि आज का जो हमारा उपविषय है वो है पहलवान की ढोलक, जिसके रचनाकार जो हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इससे पूर्व हम जो हैं वो चर्चा कर चुके हैं 4 पाठों की, जिनमें भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये पाठ हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। केवल पहलवान की ढोलक और नमक पाठ हमारे पाठ्यक्रम का बचा है, जिसकी जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो है पहलवान की ढोलक। और कल हम जो चर्चा करेंगे वो गद्य पाठ होगा नमक। तो कल आपका जो कक्षा 12वीं का गद्य खंड है वो पूर्ण हो जाएगा। काव्य खंड इससे पहले पूरा करवा दिया आपको, व्याकरण खंड भी आपको पूरा करवाया जा चुका है। तो इस प्रकार लगभग हम जो ऑनलाइन कक्षाएं हम लेते आ रहे हैं, जो लाइव कक्षाओं का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिस उद्देश्य से, उसके अंतर्गत हमने लगभग 70% का जो पाठ्यक्रम था, 80% का, वो हमने पूरा करवा दिया है। अब आप दोहराई के लिए इनके जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपनी समय और सुविधा के अनुसार उनको देख सकते हैं और आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो 10 फरवरी को जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिए। आप पाठ के अनुसार उन यूट्यूब चैनल में से वीडियोस को देखकर आप इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, पहलवान की ढोलक, जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो प्रश्न होता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जब सप्रसंग व्याख्या की बात आती है तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग यानी कि उस कथा, कहानी या जो कविता है उसका परिचयात्मक जो एक संक्षिप्त परिचय हमें उसके अंतर्गत देना होता है कि ये किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है और इस रचना के अंदर लेखक ने किस विधा को या किस उद्देश्य को शामिल किया है। तो अब हमारे पास जो पाठ है वो है पहलवान की ढोलक और इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक ओर तो ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट किया है कि व्यवस्था बदलने के साथ ही लोक कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। वास्तव में यह भारत पर इंडिया के छा जाने की कहानी है। देखिए यहाँ पर जो ये बात आई है कि ये जो विधा है ये वास्तव में किस प्रकार की विधा है, ये कहानी विधा है। जैसे हमने इससे पहले बात की थी, भक्तिन में हमने देखा कि वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र था। जो पाठ हमने कल किया काले मेघा पानी दे, वो एक संस्मरण रचना थी। और जो प्रस्तुत है, जो रचना है, ये क्या है, कहानी है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं ये जो रचना है इसकी विधा कहानी है। तो पहलवान की ढोलक कहानी में लेखक कौन है इसके, फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक ने एक और तो ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है, क्योंकि आंचलिक साहित्यकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसमें भी उन्होंने ग्रामीण अंचल का वर्णन किया है। और वहीं दूसरी ओर स्पष्ट किया है कि व्यवस्था बदलने के साथ, जब हालात बदलते हैं, जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो क्या होता है, जो लोक कला है और लोक कलाकार हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, यानी कि उनका महत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। और वास्तव में यह जो कहानी है ये स्पष्ट करती है कि हमारे देश के अंदर 2 देश बसते हैं, एक भारत और एक इंडिया। तो भारत जिसमें मध्यम वर्गीय या निम्न मध्य वर्गीय जो लोग हैं वो निवास करते हैं, गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं उनका चित्रण है। और एक तरफ इंडिया है जो बहुत अधिक क्या हो सका है, विकसित हो चुका है, अमीर हो चुका है, उसके रहन सहन का जो ढंग है उसकी बात यहाँ पे की है। तो यहाँ पर उन्होंने भारत पर इंडिया के छा जाने की कहानी है। इस प्रसंग में मलेरिया, हैजे के प्रकोप से पीड़ित गांव की अंधकारमयी रात्रि को चुनौती देती पहलवान की ढोलक का वर्णन किया गया है। ये संकेत है कि इसके अंदर एक गांव की कहानी है, जो गांव मलेरिए और हैजे के प्रकोप का शिकार हो गया है, और लेकिन उसके आगे हार नहीं मानता उस गांव का एक पहलवान, और वो सारी रात ढोलक बजाता है और चुनौती देता है उस महामारी को, और उसका वर्णन इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। और इसकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं इस कहानी की,
इसकी साहित्यिक विशेषताओं में जो इसकी भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, शब्दावली कैसी है, तत्सम है, तद्भव है, और गुण कैसा है, इसके अंदर प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा भी है यानी कि सीधी सादी भी है, और लक्षणा भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक है, चित्रात्मक यानी कि शब्दों के माध्यम से हमारे पास सामने एक पूरे गांव के जो उस घटना का, उसके प्रसंग का एक चित्र उकेर दिया गया है लेखक के द्वारा। और जैसे अगर शैली चित्रात्मक है तो वहां पर बिंब क्या बनता है, दृश्य बिंब बनता है, और नाद बिंब, नाद बिंब यानी कि ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से सुनने का, क्योंकि इसके अंदर ढोलक बजती है तो जो इसका बिंब है वो नाद बिंब भी है, और दृश्य यानी कि चित्रात्मक शैली है तो दृश्य बिंब है। तो ये इसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी के प्रतिपाद्य और सारांश की बात करेंगे। जो पहलवान की ढोलक कहानी है, जिसका हमने अभी बात की कि वास्तव में ये जो कहानी है ये व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। जो राजा साहब की जगह जब नए राजकुमार को गद्दी मिलती है, जब वो नया राजकुमार राजा बनता है, तो वो व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं करता, बल्कि जो पुरानी जमीनी व्यवस्था थी उसको भी पूरी तरह से उलट पलट देता है। उसके ऊपर सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था का आरोपित हो जाने का प्रतीक है, यानी कि वो भारत की बात नहीं करता, वो इंडिया की बात करता है। वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और एडवांस सोच का है, तो विकसित सोच का होने के कारण उसको जो अपनी पुश्तैनी व्यवस्था है उसके अंदर परिवर्तन करना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है, वो उसको करना चाहता है। और यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान, जो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। यानी कि एक जिसको कह सकते हैं कि लुट्टन पहलवान जो पुराने राजा के दरबार में पूरा सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन उस राजा के बदल जाने के बाद जब राजा का बेटा राजकुमार राजा बनता है तो वो क्या करता है, लुट्टन पहलवान को दरबार से क्या कर देता है, निकाल देता है। तो उसके पश्चात उसको अपना पेट भरने के लिए भी किस प्रकार की हाय तौबा करनी पड़ती है, उसकी कहानी जो है पहलवान की ढोलक है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, यानी कि अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे न केवल वो खुद अपना यानी कि जीवन जीने की कोशिश करता है, बल्कि अपने पहलवान अपनी ढोलक के माध्यम से, ढोलक के जो बोल हैं उसके माध्यम से क्या करता है, पूरे गांव को भूख और महामारी के दौरान जो उसका गांव के लोग मर रहे थे उनको लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। यानी कि उसके अंदर जिजीविषा पैदा करता है कि अगर ये चुनौती आई है, ये समस्या आई है, ये महामारी आई है, तो इस महामारी का सामना हमें पूरे उत्साह और जोश के साथ करना है। तो इस प्रकार कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय जिसको जीता ना जा सके, लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, कि आज लुट्टन को अगर इस तरह की त्रासदी में जीवन व्यतीत करना पड़ा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुरानी व्यवस्था थी या नई व्यवस्था? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है, मुकाबले की व्यवस्था का मुकाबला करना, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? कि जिस लोक कला को बचाने के प्रयास की बात की जाती है, जिस कला की प्रासंगिकता की बात की जाती है, यहाँ पर उसने कला के रूप में पहलवानी को लिया है। तो आज भी कितनी ही लोक कलाएं हैं वो केवल इसलिए दम तोड़ रही हैं क्योंकि जो नई व्यवस्था है उनको उस प्रकार से पोषित नहीं कर रही हैं, उनको उतना संरक्षण नहीं मिल रहा है। जो है वो कई ऐसी हमारी पारंपरिक कलाएं हैं जिनको संरक्षण, जिनको वास्तविक महत्व ना मिल पाने के कारण उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। वो कलाएं और वो कलाकार समाप्त होते जा रहे हैं। और मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये प्रश्न इस कहानी के अंदर उठाए गए हैं। यह पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ता है। कौन कौन से? कि क्या
जो हमारे सामने लुट्टन पहलवान की तरह जितने भी कलाकार हैं, जितनी भी कलाएं हैं, क्या आज अगर वो बिल्कुल समाप्ति की कगार पर हैं, समाप्ति के किनारे पर हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुरानी व्यवस्था अथवा नई व्यवस्था? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था को मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? कि कला की जो प्रासंगिकता है वो समय के अनुसार बदलती है या उसको नई व्यवस्था का जो मुंह ताकना पड़ेगा अथवा उसका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना क्या है? यानी जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हम हमारी या हमारे समाज की क्या भूमिका है? इस प्रकार के कई प्रश्न जो हैं वो इस पाठ के अंतर्गत उठाए गए हैं। तो ये इस पाठ का उद्देश्य है। इसके पश्चात जो इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ के अंदर जितने भी गद्य आए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पाठ के सारांश के अंदर सबसे पहले हम गद्य की व्याख्या की बात कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे उन प्रमुख गद्य की जो 2017, 18 और 19 की परीक्षाओं में, 2020 की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो पहला गद्यांश हम ले रहे हैं कि जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। यानी लेखक यहाँ पे बताते हैं कि पहलवान के मलेरिया व हैजे के प्रकोप से पीड़ित गांव की सर्द अमावस्या की काली रात का यहाँ पे चित्रण वो कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था, अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी, यानी कि बिल्कुल चुप्पी थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे और वहां पर क्या हो रहा था, इस प्रकार का दृश्य अंकित हो रहा था जैसे पूरा का पूरा गांव मलेरिया और हैजे की जैसी महामारियों का शिकार होकर किसी भय से पीड़ित नन्हे बच्चे की तरह थर थर कांप रहा है। और गांव की झोपड़ियां जो बांस और फूस से बनी हुई थी, बहुत पुराने समय की हैं। बीमारी से असमय मृत लोगों के कारण वो उजड़ गई हैं। इन झोपड़ियों में चारों ओर अंधकार और सन्नाटे का मिला जुला साम्राज्य छाया हुआ है, यानी कि वहां पर केवल अंधकार और केवल नीरवता ही छाई दिखाई दे रही है। तो चारों तरफ चुप्पी है, सुनसान वहां पे इलाका हो चुका है, क्योंकि लोग असमय जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। किसके कारण? गांव में क्या फैल गया है? मलेरिया और हैजा फैल गया है। इसके पश्चात 2018 और 19 के अंदर ही गद्यांश ये पूछा गया था। अगला गद्यांश जो है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। देखिए मानवीकरण, देखिए कहानी के अंदर लेखक ने किया है और दृश्य योजना किस प्रकार है, जिसकी हमने बात की थी कि इसके अंदर दृश्य बिंब है। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति के रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंसने लगते। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि आकाश के तारे ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत थे और वहां पर जिस प्रकार का दृश्य बना हुआ था, यानी कि जाड़े की रात में पड़ने वाली जो धुंध में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जो गांव की दुर्दशा पर पूरी की पूरी अंधेरी रात ही आंसू बहा रही है। जो गांव के हालात बन चुके हैं, जो वहां पे भयावह दृश्य बन चुका है, वहां पर रात स्वयं रो रही है। उस अंधेरी रात में सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे में कभी कभार जो बीमार लोगों की आहें हैं, जो मरे लोगों के परिजनों की सिसकियां हैं, उनकी मंद मंद आवाज सुनाई दे रही। भले ही आकाश में तारे चमक रहे थे, परंतु गांव के चारों ओर घुप अंधकार छाया हुआ था। आकाश में तारों का यहाँ पे लेखक ने मानवीकरण किया है कि कोई भावुक तारा यदि आकाश से टूटकर धरती की ओर आगे बढ़ता भी तो उसका प्रकाश रास्ते में ही समाप्त हो जाता था, क्योंकि आकाश में धुंध छाई हुई थी। तो उस टूटे तारे की भावुकता या उसकी असफलता के ऊपर अन्य तारे खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी कि कहने का भाव है कि आकाश में कभी कभार टूटता तारा दिखाई देता था, लेकिन जबकि शेष तारे क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते थे। तो इस प्रकार यहाँ पे दृश्य बिंब है, चित्रात्मक शैली है, तो भाषा की साहित्यिकता यहाँ पर देखने को मिल रही है और मानवीकरण जो अलंकार का भी सहज प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगला गद्यांश है
कि सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और काय की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर लेखक स्पष्ट कर रहा है कि जो इस प्रकार के हालात, किस प्रकार की जीवन और मृत्यु के खेल में वो गांव जूझ रहा था, तो वहां पे रात के समय में गांव में सन्नाटा छा जाता था। उस सन्नाटे में कभी कभी सैयारों के रोने की आवाज और उल्लुओं की डरावनी आवाज सुनाई पड़ती थी। और कभी कभी वहां पे जो बीमार लोग थे उनके द्वारा कराहने या कय कय यानी कि उल्टी करने की जो आवाजें हैं वो आती थी, और वो बोलते सुनाई पड़ते थे, हरे राम हे भगवान, ऐसी पुकारें अवश्य सुनाई देती थी। और कभी कभी उन झोपड़ियों में कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे वो भी कभी कमजोर गले से माँ माँ पुकारते, तो उनके रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। तो लेखक कहता है कि इन आवाजों से भी रात का सन्नाटा भंग नहीं होता था। रात को अपनी इसके बाद अगला जो हमारा गद्यांश है जिसके अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया है कि इस प्रकार की स्थितियों को जब गांव झेल रहा है तो उस भयावता के साथ जो ताल ठोल ठोक कर जो उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, वो मुकाबला केवल पहलवान की ढोलक कर रही है, और जिससे आवाज निकल रही है चटदा गिरदा, जो एक प्रकार से चुनौती दे रही है उस महामारी को, मलेरिया को, हैजा को, कि आओ और भिड़ जाओ, यानी कि हमारे जो गांव है, हमारे जो ग्रामीण हैं, वो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार बीच में जो ढोलक से निकलने वाली जो ध्वनि है चटाक धा, इसका अभिप्राय है कि उठाकर पटक दो, यानी कि इसमें लेखक ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उस जो भयावहता को, जो रात्रि की भयावहता थी, जो भीषणता थी, जो महामारी की चुनौती थी, उसको केवल एक आवाज, वो लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज थी जो कि चुनौती दे रही थी। और इसके पश्चात अगला जो गद्यांश है, गांव प्राय सूना हो चला था, गांव के घर खाली पड़ गए थे, रोज 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों ने खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। लेखक कहता है कि पहले अनावृष्टि यानी कि बरसात का ना होना, फिर अनाज की कमी, और अब मलेरिया व हैजे से महामारियों के प्रकोप से लोग फंसकर मर रहे थे। गांव में कई घर बिल्कुल खाली हो चुके थे। गांव में प्रतिदिन 2-3 व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार हो रहे थे, और इन घटनाओं से लोगों में भय मिश्रित हलचल दिन के समय मचती थी, यानी थोड़े बहुत जो है चमक उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देती थी। वो शायद हो सकता है कि सूर्य के उदय होने का एक प्रभाव हो सकता है कि लोगों के अंदर थोड़ा बहुत विश्वास जागता हो, लेकिन उस उगते सूर्य के साथ भी लोगों के दुखों में आहें, कराहें, और इसके साथ जो अपने पड़ोसियों को ढाढ़स बंधाने, अपने स्वजनों के दुखों को हरने, उनकी सांत्वना देने के लिए, उनको तसल्ली देने का जो उनका प्रयास था, वो एक स्वाभाविक रूप में चलता रहता था। तो यानी कि यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट करता है कि रात्रि जो थी वो गांव की बहुत ही भयानक गुजरती थी, जिसके अंदर जो दृश्य थे वो बहुत ही भयानक और भीषणता दिखाई देने वाले होते थे। सुबह थोड़ी बहुत चहल पहल, गांव के लोगों की आपस में मिलना, आपस में एक दूसरे को सांत्वना देना जारी रहता था, लेकिन रात्रि के साथ उसकी तुलना की जाए तो रात्रि बहुत ही भयंकर गुजरती थी। और इसके बाद अगला जो गद्यांश है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। तो यहाँ पे देखिए, अर्धमृत यानी कि आधे मरे हुए, औषधि यानी दवाई, उपचार इलाज, पथ्य मतलब भोजन विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। क्या? पहलवान की ढोलक की आवाज। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता, स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। यानी कि
लेखक यहाँ पे स्पष्ट करता है कि जब मलेरिया व हैजे के प्रकोप से ग्रस्त गांव में रात्रि की इस भयावहता को सिर्फ लुट्टन पहलवान की ढोलक आवाज ललकार प्रतीत होती थी। लुट्टन पहलवान शाम से लेकर सुबह तक बिना अपनी पलकें झपकाए किन्हीं अज्ञात ख्यालों में खोया रहता हो, लेकिन अपनी ढोलक को निरंतर बजाता रहता था। लेखक कहता है कि पहलवान की ढोलक से निकलने वाली ध्वनि गांव के अधमरे, दवाई, इलाज और आहार विहीन लोगों में संजीवनी बूटी की तरह काम करती थी, जो उनके अंदर जीवन का संचार करती थी। इसकी ध्वनि गांव के बूढ़ों, बच्चों और जवानों की शक्ति खोती जा रही आंखों में श्याम नगर के दंगल के दृश्य को जीवित कर देती थी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये जो कहानी है वो किससे संबंधित है, कौन से नगर से संबंधित है, तो श्याम नगर से संबंधित है। जब लुट्टन पहलवान वहां पर पहलवानी करता था तो उन लोगों के सामने, जो उसके गांव के लोग थे, उनके सामने लुट्टन पहलवान का वही अखाड़ा आ जाता था। तो लुट्टन पहलवान के जो दंगल के दृश्य को जीवंत कर देती थी और उन्हें अपने विरोधी यानी मलेरिया और हैजा से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती थी। ढोलक की ध्वनि इन लोगों की कंपन शक्ति से रहित होती जा रही नसों में एक शक्ति का संचार करती थी। तो इस प्रकार इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि जो लुट्टन पहलवान है वो लोगों के अंदर क्या भर रहा था, जो हार चुके लोग थे, जो बीमारी के आगे ध्वस्त होते जा रहे थे, जो पस्त होते जा रहे थे, उनके अंदर एक शक्ति का संचार कर रहा था। तो ये कहानी किसके बारे में है? लुट्टन पहलवान के बारे में है। जब वो क्या कर रहा था, उस गांव में रह रहा था, तो उस कहानी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जो इस पाठ के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि इस कहानी में बताया गया है कि जो कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया था। यहाँ से हम बात को शुरू कर रहे हैं। कौन? लुट्टन सिंह। तो पहलवान बन गया था। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। अब ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि शेर के बच्चे के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। कौन? चांद सिंह। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि शेर का बच्चे का असली नाम था चांद सिंह और उसने किसको हराया था? पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो शेर के बच्चे का नाम क्या था? वास्तविक नाम चांद सिंह। और किसको हराया था? पंजाबी और पठान पहलवानों को। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्याम नगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा। अब श्याम नगर के जो राजा थे वो शिकार उनको बहुत पसंद था और राजा बूढ़े थे। उनका राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दी। अब राजा किसको अपने दरबार में रखना चाहते थे? वो चांद सिंह को अपने दरबार में रखना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर और प्रसिद्ध पहलवान बन चुका था। लेकिन उसको चुनौती किसने दे दी? लुट्टन सिंह। तो इसके पश्चात क्या हुआ? जितने भी वहां पे लोग भीड़ में खड़े थे, सारे दर्शक उसे क्या समझ रहे थे? पागल समझ रहे थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा और वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने भी उसको समझाया। राजा के जितने भी सिपाही थे, मैनेजर थे, कि तू इसके हाथों मारा जाएगा, उनको बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना। और इस प्रकार परंतु लुट्टन ने कहा, इजाजत ना मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। यानी कि राजा से अनुमति प्राप्त करने के लिए उसने ये कहा कि मैं पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा अगर मुझे इसके साथ कुश्ती लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब को भी क्या है, इजाजत देनी पड़ी। राजा साहब ने उनको कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी। बाजे बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थकों में सिर्फ ढोल की आवाज थी, क्योंकि सभी समर्थक किसके आवाज लगा रहे थे, किसकी तारीफ कर रहे थे? वो चांद सिंह की तारीफ कर रहे थे। लेकिन केवल एक ढोल था, जो ढोल बज रहा था, जो किसको सुनाई दे रहा था, जिसकी गूंज, जिसकी वास्तविक शक्ति को कौन महसूस कर रहा था? वो लुट्टन महसूस कर रहा था। जबकि चांद के पक्ष में राजमत और बहुमत था और लुट्टन के समर्थन में केवल वहां पर बज रहा ढोल।
लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज सुनाई दी, धक धिना दिन त्रिगट तिन्ना, धक धिना दिन त्रिगट तिन्ना। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। यानी कि उस आवाज को, उस नाद को लुट्टन ने अपनी शक्ति का माध्यम बना लिया, शक्ति का संकेत बना लिया। तो इस प्रकार उस तान के माध्यम से इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। उसने ये समझा कि जैसे ढोल की जो आवाज है उसके अंदर शक्ति भर रही है कि तुम्हें इसका मुकाबला करना है। तो लुट्टन ने दांव काटी और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दी, चटाक चट धा, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना 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 धिन कहा और लुट्टन ने चांद को चारों खाने चित्त कर दिया। तो इस प्रकार ढोलक की आवाज उसकी शक्ति का पुंज बन गई। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की और जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब की गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, क्योंकि चांद सिंह हार गया था। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित और मैनेजर ने इसका विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं। राजा साहब ने उनकी एक ना सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। तो एक प्रसिद्ध पहलवान की चर्चा इसमें और भी आती है, वो है काला खां। जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया, उसके बाद वह एक दर्शनीय जीव बन गया। यानी कि हर कोई जो भी श्यामनगर में आता, जो भी दरबार में आता, वो किससे मिलना चाहता? लुट्टन सिंह से मिलना चाहता। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चौंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 से रसगुल्ला खाता और मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसा शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कोई करता तो उसे राजा साहब की इजाजत नहीं देते। इस तरह 15 वर्ष बीते। उसके 2 बेटे हुए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लुट्टन सिंह की कितनी संतानें थी या कितने बेटे थे। तो लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता और वह बताता कि उसका गुरु तो ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब भी स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। देखिए, अब यहाँ पे बदलाव जो है वो शुरू होता है, व्यवस्था बदलती है। जो पुराने राजा थे वो लुट्टन के हितैषी थे। लुट्टन की जो कला थी, लुट्टन का जो उसके अंदर सामर्थ्य था, उसके वो कदरदान थे। लेकिन जो नया राजकुमार राजा बनता है, जो विलायत से पढ़कर आया है, उसने राजकाज अपने हाथों में लिया तो उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी कि मुझे ऐसे पहलवानों की दरबार में कोई जरूरत नहीं है। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी और गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमाकर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा फैल गया, जिसका वर्णन हमने अभी गद्यांश जो हमने पढ़े थे उसके अंदर देखा था। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स देते, शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की जो ढोलक ही बजती थी, जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति बरती थी। गांव वालों को केवल सहारा था तो पहलवान की ढोलक था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। किसके कारण चल बसे? क्योंकि बहुत कमजोर हो गए थे, मजदूरी करते थे, अनाज खाने को था नहीं और गांव में क्या फैल चुका था? महामारी फैल गई थी। मलेरिया और हैजे के कारण लुट्टन के दोनों बेटे भी स्वर्ग सिधार गए। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई।
रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर की चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था, यानी कि उसको उल्टा लिटाया जाए। वो मरते समय तक भी चित्त यानी कि हार नहीं मानना चाहता था और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजाया जाए, अर्थात जब मुझे चिता पर लिटाया जाए तो उल्टा लिटाया जाए और जब मुझे आग लगाई जाए तो उस समय ढोल अवश्य बजाया जाए। तो इस प्रकार ये जो पूरी कहानी है ये करुणा भी जगाती है और उन परिस्थितियों को भी उजागर करती है कि किस प्रकार कला और कलाकार संरक्षण के अभाव में अपनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो है, जो कई बार परीक्षाओं में आया है, 2017 और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि लुट्टन के जीवन की त्रासदी क्या थी, या लुट्टन के जीवन की विशेषताएं क्या थी, पहलवानी का जो है उसका वर्णन कीजिए, या इसका जो उद्देश्य है वो आप सभी हम इस चर्चा के अंतर्गत जान चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम संक्षिप्त में देख सकते हैं। आप इनमें से जो मुख्य बिंदु लेते हुए, मुख्य संकेत लेते हुए आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जो लुट्टन पहलवान है वो 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। पालन पोषण उसकी सास ने किया था। श्यामनगर के दंगल में शेर के बच्चे चांद सिंह समेत कई पहलवानों को हराया। फिर क्या हुआ, राजा साहब ने उसको अपने दरबार में रख लिया। जब तक राजा साहब जीवित थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे दरबार से निकाल दिया गया। 2 बेटों के साथ वह गांव आया। कुछ समय तक वह गांव वालों को, गांव के जो बच्चे थे उनको कुश्ती सिखाता था। गांव वाले की तरफ से उनकी अनाज की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली, अनावृष्टि हो गई, गांव में भी अनाज की कमी हो गई, तो वो जो समस्या है खाने पीने की वो खड़ी हो गई। तो उसके बच्चों को, जो कि पहलवान थे, उनको मजदूरी भी करनी पड़ी। गांव में महामारी फैलने पर वह रात को ढोल बजाता था, लोगों को हौसला देता था और बेटों की तरह उसकी मृत्यु भी इसी कारण से होती है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है, तो उन परिस्थितियों को उठाना उद्देश्य है कि जैसी व्यवस्था कई बार हम अपने आसपास हमारे देश के अंदर भी देखते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रतिभाशाली खिलाड़ी, प्रतिभाशाली कलाकार होते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की जो है सहायता जब नहीं मिल पाती, उनको उतने अवसर, उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी विशेषताओं में कुछ बेहतर कर पाएं। वो अभाव का शिकार होकर ही अपना जीवन गुजार देते हैं। केवल रोटी का जो मसला है वही उनका जीवन भर हल नहीं हो पाता, तो वो अपनी अक्षमताओं, अपनी विशेषताओं को लिए ही अपना जीवन गुजार देते हैं, मर जाते हैं। उन सवालों के ऊपर ये कहानी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों सरकारें इस प्रकार की व्यवस्था करने में नाकाम रहती हैं। इसके बाद जो इस पाठ में जो प्रमुख एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि लुट्टन पहलवान किस दूसरे पहलवान को हराया था। पहला पहलवान तो चांद सिंह था, जो पंजाबी जमायत का पहलवान था, और दूसरा काला खां या काले खां जो पहलवान था उसको हराया था। लुट्टन के कितने बेटे थे, तो लुट्टन के 2 बेटे थे। उसके पश्चात श्यामनगर के मेले में किसे हराया था, या पंजाबी जमायत जिसको शेर का बच्चा कहा जाता था वो कौन था। ये 3-4 प्रश्न है वो चांद सिंह के साथ जुड़े हुए हैं कि श्यामनगर के मेले में किसे हराया, चांद सिंह। पंजाबी जमायत का जो पहलवान था वो कौन था, चांद सिंह। शेर का बच्चा किसे कहा जाता था, तो चांद सिंह। लुट्टन कितने डिग्री पर हाथ फैलाकर चलने लगा, जब वो जीत कर आया तो वो 45 डिग्री पर हाथ फैलाकर चलने लगा। 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और पहलवान क्या बजाता था, तो पहलवान ढोलक बजाता था। कब बजाता था, रात्रि की भीषणता को दूर करने के लिए वो ढोलक बजाता था कि लोगों का हौसला ना टूटे, लोग संयम बनाए रखें, लोगों का जो हौसला है वो बना रहे, ताकि वो मृत्यु से पहले ही मृत्यु का शिकार ना हो जाए, डर के कारण ना मर जाएं। तो रात्रि की जो भीषणता है उसको तोड़ने के लिए, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए वो ढोलक बजाता था। और ढोलक को वो अपना गुरु भी मानता था, क्योंकि उसको पहलवानी के अंदर जो जीत प्राप्त हुई थी, जो मान सम्मान दिया था, उन ढोलक के बोलों ने ही दिया था, ढोलक की आवाज ने ही दिया था। और दंगल के मैदानों की जगह किसने ले ली, जब
राजा का जो बेटा है, जो राजकुमार है, नया राजा बना, तो उसने सभी पहलवानों को दरबार से निकाल दिया, लुट्टन और उसके दोनों बेटों को। तो जो दंगल का मैदान था, वहां पे अब क्या बना दिया था, घोड़ों के रेस का मैदान बना दिया गया था, रेस को उसका मैदान बना दिया था। तो इस प्रकार जो है इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी भी चर्चा हमने यहाँ पर की है। तो आशा है कि आपको इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है वो भी स्पष्ट हो गया होगा। जो मुख्य प्रश्न जिसकी हमने पहले चर्चा की है कि लुट्टन के जीवन की त्रासदी क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, या पहलवानी का वर्णन कीजिए, या इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी बातें हम इस चर्चा के दौरान कर चुके हैं।